अब ये देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में जहां से कह सकते हो कि बेसिक तो ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो जहां से कह सकते हो कि कैटेगराइज करके करते हैं हम लोग। पहले देखो आयोनिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, जब तक हमको कुछ नहीं बोला जाएगा वहां पे जो सॉल्वेंट है इट इज वाटर। तो अकेला वाटर अगर लिया जाए तो उसका भी वो भी एक आयोनाइज होता है। वाटर फीबली आयोनाइज होकर थोड़ा सा H प्लस और थोड़ा OH माइनस देता है। उस इक्विलिब्रियम को भी स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वाटर में कुछ भी डाला दूसरा चीज जो आयोनाइज होता है, तो यानी दो इक्विलिब्रियम तो मिनिमम हो ही गए, एक वाटर का इक्विलिब्रियम और एक वो सब्सटेंस वाटर में आयोनाइज हो रहा है। तो यहां पे वो जो सिचुएशन है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कि जैसे मान लो उस वाले से भी H प्लस बन रहा है तो H प्लस कॉमन आयन हो गया, वाटर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, तो एक संग एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम सेटअप होने वाली सिचुएशन यहां बहुत ही कॉमन होगी। तो पहले तो ये चीज है कि हम जो पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या है कि अगेन एक इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे जिसमें एटलीस्ट फ्यू स्पीसीज आयंस है। दूसरी बात, आयंस बनने के लिए सॉल्वेंट चाहिए, किसी को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो इनवेरिएबली जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा द सॉल्वेंट इज वाटर, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में जहां तक एनालाइज होगा, हाँ कभी कुछ अलग क्वेश्चन ही आएगा तो अलग बात है। अमोनिया लिक्विड अमोनिया है, अब लिक्विड अमोनिया वाटर है ही नहीं तो अमोनिया ही अपना आयोनाइज होगा, वहां पे वाटर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज वाटर विल बी वन ऑफ द वाटर इज द सॉल्वेंट और बाकी कोई चीज हम उसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि ज्यादा हम जैसे पी जैसे वाटर, सबसे पहले तो वाटर के इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हम जैसे इलेक्ट्रोलाइट और कुछ बातें देखेंगे, पर वाटर के इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। फिर वाटर के इक्विलिब्रियम में देखें क्या H होता है, क्या H प्लस होता है, क्या OH होता है। फिर वाटर में हमने वीक एसिड डाला, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ये सब अभी हम डिफाइन करेंगे। वीक एसिड डाला तो उसका क्या पीएच है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो क्या पीएच है, मिक्सचर डाला तो कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसका वो बेसिक है, एसिडिक है, तो एसिडिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस देखेंगे। देन अगर वाटर में कोई सॉल्ट डाला, सॉल्ट आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, सॉल्ट को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं मेनली। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, NaCl है जैसे। देन वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है। देन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। तो अगर इन सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे, तो अभी तक तो आपने एक क्वालिटेटिवली पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होगा, वीक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिडिक होगा। दोनों वीक है तो कौन सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब हमको उसको एक्चुअली देखना होगा कि उसका पीएच क्या है। अगर हमें कुछ पैरामीटर्स मालूम है तो एक्चुअली उसका पीएच क्या होगा, कितना दो को कंपेयर करना है तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो ये सब चीजें। तो वहां पे वो एक टॉपिक आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, उसमें फिर हम कुछ और भी सॉल्ट्स को देखेंगे। ये 4 के अलावा भी 2-3 सॉल्ट देखेंगे। ये 4 सबसे मेन है, टेक्स्ट बुक में यही दिए, लेकिन क्वेश्चंस में 1-2 तरीके के और भी आते हैं, पर ये समझ में आ गया तो बाकी समझ में इन्हीं से एक्सटेंड होंगी चीजें। देन एक बफर सॉल्यूशन का क्या चीज होता है कि मान लो आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे बहुत से हम बफर सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करें तो उसका पीएच उतना ड्रेस्टिकली चेंज नहीं होता जितना नॉन बफर का हो जाएगा। जैसे हम लोग बॉडी में हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग पूरे भाई नींबू को पूरा का पूरा खा लिया। जैसे नींबू को आप पानी में निचोड़ो एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो उस ग्लास ऑफ वाटर का अच्छा खासा स्मॉल पीएच, मतलब अच्छा खासा एसिडिक होता है, 3-4 के आसपास पीएच होता है। पर हम लोग तो
एक नींबू कंसंट्रेटेड कभी का खा भी जाते हैं, है ना, रसी वो रसी में पी जाते हैं, या कभी का नींबू ही सीधा खा जाते हैं। तो अगर बॉडी का नॉर्मली पीएच बेसिक रेंज में होता है 7.2 से लेके 7.8 7.9 तक। तो अगर पीएच इतना कम हो जाएगा 3 और 3.4 दो चार नींबू खाने से, तो इट वुड बी फेटल। बॉडी का पीएच इतना कम नहीं होना चाहिए। कहीं का हम कोई बेसिक सब्सटेंस भी खाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट खाते हैं, तो पीएच का बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बेसिक हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लस ऐसे इंडस्ट्री, तो बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, ऐसे इंडस्ट्री में भी होता है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई पेपर इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, दे आर वेरी पीएच सेंसिटिव। तो आपको एक प्रोसेस चलाने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच पे चीजें चलती है। पर जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है तो जनरली चीजें कैसे, भाई ठीक है, एक मग एसिड डाल देना, 2 मग एसिड डाल देना। पर ह्यूमन एरर्स में 50 ml ज्यादा 50 ml कम इज वेरी कॉमन थिंग। तो आपकी पूरी प्रोसेस 50 ml ज्यादा है 50 ml कम से बिगड़ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लॉस हो जाएगा। तो हमें ऐसा चीज चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो जो चीज बफर, जैसे पानी में ऐड करने से अगर वो चीज का पीएच जितना बदलता उतना एक बफर में ना बदले। हम ये नहीं कहेंगे कि बफर में पीएच चेंज ही ना हो, लेकिन उसमें पीएच उतना ना बदले जितना नॉन बफर में ऐड करने से होता। तो बफर सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। फिर बफर सॉल्यूशन टाइप होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर, एक होता है बेसिक बफर, सॉल्ट बफर। बफर की तरह काम कैसे करते हैं, बफर की भी अपनी लिमिट है। ऐसा नहीं जैसे बॉडी में बफर्स होते हैं, पर ऐसा थोड़ा है कि आपको पूरी एसिड की बोतल पी गए। आपने एक दो नींबू खा लिए, पर आप बैठ के 10-20 नींबू खा लिए, तो देन इट विल बी नुकसान होगा ही उसका। आप एसिड ही पी गए तो इट वुड बी फेटल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सीडेंटली आपने या फ्रूट्स या एडिबल चीजों के थ्रू ज्यादा एसिडिक ले लिया, तो उतना नुकसान नहीं हो, उतना पीएच कम ना हो जाए जितना नॉन बफर में होता। तो जो बफर बॉडीज में होते हैं वो हेल्प करते हैं। देखो हम जब बफर पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे बॉडीज में कौन सा आयन बफर का काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये हो गया, ये तीसरा टॉपिक हो गया। एंड द लास्ट टॉपिक इज सॉल्यूटरी प्रोडक्ट। जो सॉल्ट स्पेरिंग से हम सॉल्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। अगर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा है, भाई ऐसे तो कोई, जैसे आपने 1 लीटर में एक सॉल्ट डाला, 1 लीटर पानी में अगर किसी सॉल्ट का आप 1.1 मोल डिजोल्व कर सकते हो, यानी वो सॉल्ट सॉल्युबल है। ऐसा कोई जो नहीं कि सॉल्ट जो भी लो पूरा डिजोल्व होना चाहिए। जैसे 1 लीटर पानी में हम 4 ग्राम NaCl का 5.85 ग्राम या उससे ज्यादा कर सको तो बहुत अच्छा बात है, पर मिनिमम अगर आप 0.1 मोल किसी का 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर सको, तो यू कैन क्लासिफाई दैट सॉल्ट एज सॉल्युबल। 0.1 से 0.01 मोल डिजोल्व कर सको, पार्शियली सॉल्युबल। और सॉल्ट का 0.01 मोल से कम हो और उससे भी बहुत कम हो, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज इनसॉल्युबल। तो हम एक चीज पढ़ते हैं, सॉल्टी प्रोडक्ट क्या आयंस बनेंगे, जैसे AgCl है, AgBr है, तो इनके वैसे वो भी एक इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे अपने आयन के साथ, तो उनके आयंस, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सॉल्टी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कितना आयन बनेगा, क्या सॉल्युबिलिटी होगी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेनली ये 4 टॉपिक है। और फिर एक इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंडिकेटर एसिड बेस में ही आ जाता है, एसिड बेस क्या पढ़ते हैं वहीं पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। यूजुअली हम जो इंडिकेटर्स पढ़ते हैं कि अपने उसमें वो आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखो एक चीज देखो, the equilibrium which involves ions is called ionic equilibrium. The characteristics of ionic equilibrium are same as that of chemical equilibrium, that is, there is no difference in the basic laws of equilibrium. The concept of ionic equilibrium can be easily understood
if a person is crystal clear about the basic principles of chemical equilibrium, some important concepts of chemical equilibrium are given in the brief. For the recap, क्या था? इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर है. इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद भी रिएक्शन आगे पीछे चलती रहती है सेम रेट से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस एंड प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एनी कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता है. इनर्ट सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं करता है. ये तो तीसरी तो वही बात हो गई. एनी इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ईदर साइड. कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईदर साइड. आप चाहे रिएक्टेंट से स्टार्ट करो, चाहे प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, चाहे सबसे स्टार्ट करो. अगर क्यू के बराबर नहीं तो अल्टीमेटली पहुंच जाता है. If concentration of any substance is absolutely constant or almost constant, then the concentration does not. कोई जिन चीजों के कंसंट्रेशन चेंज नहीं होते, मतलब जब अमाउंट चेंज हो रहा है फिर भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, दे आर नॉट कंसीडर्ड. वो दे आर कंसीडर्ड इन द के इटसेल्फ. क्योंकि जब चेंज हो भी रहे हैं तब भी वो चेंज नहीं हो रहा. राइट, टेक इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. If two or more reversible reactions are added, then their equilibrium constant get multiplied. Subtract किया तो डिवाइड हो जाते हैं. किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो उसका के पावर में पहुंच जाता है उतना. According to Le Chatelier principle, if we disturb any equilibrium by bringing about any change, then equilibrium shifts in such a way so as to neutralize the effect of that change. ये सब बातें पढ़ चुके हैं. Ionic equilibrium in solution. Under the effect of change of concentration on the direction of equilibrium, you have incidentally come across with the following equilibrium which involve, हमने ये कम पढ़ा भी था. ये ब्लड रेड कलर का होता है. ये येलो होता है. ये कलरलेस होता है. There are numerous equilibria that involve ions only. In the following section, we will study the equilibrium involving ions. It is well known that the aqueous solution of sugar does not conduct electricity. भाई सुगर पानी में डिजोल्व हो जाता है, पर सुगर पानी में डिजोल्व इसलिए होता है कि सुगर और पानी में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. क्योंकि सुगर में अल्कोहल ग्रुप बहुत होते हैं, OH ग्रुप बहुत होते हैं. तो वो OH और पानी का वाटर, पानी का H और आपस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर इट गेट्स डिसॉल्व्ड. पर शुगर आयोनाइज नहीं होता, इसलिए शुगर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता. लेकिन सोडियम क्लोराइड से होता है. सोडियम क्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड. इट आयोनाइजेस टू Na+ एंड Cl- आयंस बना देता है. जो कि आयंस बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयंस के मूवमेंट के कारण. However, when common salt sodium chloride is added to water, it conducts electricity. Also, the conductance of electricity increases with an increasing consumption of common salt. जितने आयंस बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ेगा. Michael Faraday classified the substances into two categories based on their ability to conduct electricity. One category of substance conduct electricity in their aqueous solution and are called electrolytes. Electrolytes क्या होते हैं? जब पानी में डिसॉल्व करने पे they form ions. They form ions in sufficient quantity. That's why we call them soluble salts, and then they conduct electricity. While the other do not. जैसे शुगर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि वो उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. इवन जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl, तो AgCl वैसे का AgCl के पानी में डाल दोगे तो इतना कम आयोनाइज होगा कि दैट इज आल्सो नॉट कंडक्टिंग इन नेचर. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा. या बहुत कम कंडक्ट करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो कि बहुत कम आयंस बनाते हैं.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमारे जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तीनों कैटेगरी के हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं, जैसे HCl एसिड है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि HCl पानी में कह सकते हो कि 1 लीटर पानी में HCl का 0.1 मोल पर लीटर जार डिजोल्व हो जाता है। H2SO स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बेसेस में NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट करके वीक और स्ट्रॉन्ग, और उसमें वीक में एसिड, बेस और सॉल्ट का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग में तीनों का एग्जांपल। और एक ये भी हो सकता है कि हर एसिड का भी वीक और स्ट्रॉन्ग, बेस का भी वीक और स्ट्रॉन्ग, और सॉल्ट का भी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कैसे भी आप डिवाइड करो। तो thus referred जो non electrolyte other do not are thus referred as non electrolyte. Where they further classified electrolytes into strong and weak electrolyte. Strong electrolytes on dissolution in water are ionized almost completely, while the weak electrolytes are only partially dissociated. For example, an aqueous solution of sodium chloride is comprised entirely of sodium ions and chloride ions, while that of acetic acid, organic acid CH3 COOH, ethanoic acid, mainly contains unionized acetic acid and very few, तो यहाँ पे क्या बोलता है, unionized acetic and only some acetatide CH3 COO minus and few H plus. H plus will exist as hydronium ion, क्योंकि अकेला H plus नहीं रहता है, H plus पानी से जुड़ के H3O प्लस में आता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लिखते समय आगे हम H प्लस ही क्यों लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली दैट एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम। तो एसिटिक एसिड के केस में ये बन जरूर रहा है, ये बन जरूर रहा है, लेकिन ज्यादातर क्वांटिटी यही अमाउंट है, ये बहुत थोड़ा है, वेरी फ्यू लेस, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl के केस में ऑलमोस्ट एक्वस सॉल्यूशन में, ये तो सॉलिड में है, एक्वस में इसका क्या मतलब होता है, जब Na प्लस एक्वस, Na प्लस उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेंगे, हाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं, पानी के मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव सेंटर से उससे जुड़ जाएंगे, और Cl माइनस के अराउंड पानी का मॉलिक्यूल अपने H के थ्रू जुड़ जाएगा। हाइड्रेशन, हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन भी पढ़ा था, ये हीट ही हेल्प करती है इसको डिसॉल्व करने में, क्योंकि जब ये NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो एक लैटिस है, तो उसको तोड़ने के लिए, डिसॉल्व करने के एक एनर्जी चाहिए, लैटिस एनर्जी, और ये जब हाइड्रेशन होता है तो एक एनर्जी लिबरेट होती है कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी उस लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर लेती है तो डिसॉल्व हो जाता है, नहीं कर पाती है तो पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है, और बिल्कुल ही नहीं कर पाते तो इनसॉल्युबल रह जाता है। दिस इज बिकॉज there is almost 100% ionization in case of sodium chloride as compared to less than 5%. NaCl nearly 100% आयोनाइज हो गया, लेकिन उतना ही अगर जैसे हम और उतना हमने सब जब एसिडिक एसिड को करते हैं तो ओनली उसका जो जितना चीज लिया उसका 5% डिसॉल्व हुआ, 95% अनडिसोसिएटेड रह गया, अनआयोनाइज्ड रह गया। तो अगर कोई भी चीज 10% से कम रह जाओ, दैट इज क्वाइट अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट शुड बी नोटेड दैट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, देखो NaCl के केस में तो क्या होगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट आगे ही चली गई, NaCl बचा ही नहीं, तो आप ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल या वेरी हाई एक्सटेंट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ,
इनफैक्ट मेनली ऑलमोस्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड, बहुत थोड़ा आगे गया. It should be noted that in weak electrolyte, ये हो गया. This type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called ionic equilibrium. Acids, bases and salts come under the category of electrolytes and may act as either strong or weak. जैसे एसिड ही है, अब एसिड में दोनों हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल एसिटिक है, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड इन जनरल RCOOH, देन HCN इनऑर्गेनिक HCN है, ये वीक एसिड है. HF वीक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो है एसिड HCl, HI, HBr, H2, HNO3, but HNO2 वीक एसिड है. HClO4 is a very strong acid. In fact, H2SO4 से भी ज्यादा, मोस्ट एसिडिक HClO4. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, पूरे आयोनाइज हो जाएंगे. इसे बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड. पर क्लोरिक एसिड. ऐसे ही बेसिस की अगर बात करें, बेसिक यहीं पे इधर आई जाएगा चीजें. देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, देखो ये चीज ये बनाई लो यहां पे हमने. काफी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और फिर स्ट्रॉन्ग में सॉल्ट, एसिड्स एंड बेसिस. तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्ट है, ये एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट. फिर एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर सकते हैं, HClO4, H2SO4, HNO3, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, HBr, HCl. bases which can act as a strong base, LiOH. KOH के बाद ग्रुप टू एलिमेंट हाइड्रोक्साइड. ग्रुप 2 के कौन से होते हैं? एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. बाकी कौन से हो गए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो LiOH, NaOH, KOH. ग्रुप 2 एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के, बेरिलियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे फॉर एग्जांपल, इसको छोड़ के ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है. MgOH, CaOH होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड. इनफैक्ट बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो फुल्ली आयोनाइज हो जाते हैं. देन वीक इलेक्ट्रोलाइट में फिर से सॉल्ट, एसिड्स एंड बेसिस. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है पर सॉल्ट है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? AgCl जो प्रेसिपिटेट्स, AgCl, AgBr, AgI, Hg2Cl2, Hg2I2, बेरियम सल्फेट, बहुत नंबर है जो भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं. देन एसिड्स जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
ये देखो HCN, HF, देखो जो ग्रुप जो हेलोजन फैमिली है उसमें HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, रीजनिंग बाद में बताऊंगा। HBr, पर ये तीन ऑर्डर तो ये है एसिडिक करेक्टर का, पर फिर भी ये जो तीन है ये तीनों को स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माना सकता है। बट HF इज वेरी वीक, तो वीक ये वीक एसिड के। अभी ऐसे भी सोच सकते हो कि HI से H+ निकलना है एसिडिक करेक्टर के लिए, तो HI का बॉन्ड सबसे वीक होता है, सबसे आसानी से निकल जाता है। HF का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे डिफिकल्ट से। और भी तरीके हैं उसको एनालाइज करने को, बाद में बताऊंगा। अभी ऑर्डर याद रख लो कि एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑफ हैलोजन एसिड्स। HNO2 वीक एसिड है, HClO वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली जितने भी होते हैं वीक एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, फिनॉल भी एक वीकली एसिडिक कंपाउंड है। फिर बेसिस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी वीक बेसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेस मतलब वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑर्गेनिक बेसिस, ऑर्गेनिक बेसिस कौन से? एमाइन, जैसे RNH2, where R can be alkyl या एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है एराइल। तो ये एक ऑर्गेनिक बेस है, एमाइन जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पे अभी हम बेस और की लुईस एसिड ये सब डेफिनेशन देखेंगे अभी, अरेनियास ब्रो ये डेफिनेशन। तो ये RNH2 कम्स अक्रॉस है, या तो इसे लुईस बेस कह सकते हैं, लुईस बेस की तरह काम करता है, अपना लोन पे किसी को दे सकता है एन वाला, तो ये वीक बेस की तरह काम करता है, ऑर्गेनिक बेसिस। और भी होता है, पर इतना ये तभी स्टार्टिंग के लिए इतना याद होने से काफी काम चलेगा, कम से कम ये वाली इतनी चीजें याद होगी, है ना। लिखा, लिख लो। अच्छा, ये वाला एक रिकॉल कर लेते हैं, पहले भी पढ़ा था पहले चैप्टर में, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स और की बात करें, सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें, तो इससे भी काफी हमें एक आइडिया लग जाता है सॉल्ट्स के बारे में कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो लिथियम रूल क्या था याद करो, तो ऐसा एग्जैक्टली यही टेबल देखी थी हमने उस समय भी। लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस अमोनियम प्लस, स्टेटमेंट क्या है? ग्रुप 1A, वही लिथियम सोडियम वाले अलोंग विद अमोनियम आर सॉल्युबल, सब सॉल्युबल, बस सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। C2H3O2 माइनस का मतलब एसीटेट, अब इसे ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, CH3CW, and nitrate, acetates and nitrates are also always soluble, किसी के भी हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, most chloride, most bromides and most iodides are soluble, पर एक्सेप्शन में कौन से हैं? एक तो सिल्वर के AgCl, AgBr,
AgI इनसॉल्युबल है। फिर मर्क्यूरस Hg प्लस के, पर Hg प्लस एग्जिस्ट Hg2 2 प्लस के फॉर्म में करता है, डाइमर के फॉर्म में, तो Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2, ये भी इंसॉल्युबल है। फिर लेड के PbCl2, PbBr2, PbI2, ये चीज। अब HgBr2 भी इंसॉल्युबल है, HgI2 में मर्क्यूरिक, लेकिन इसमें एक जो नदारत है वो क्या है, HgCl2। HgCl2 सॉल्युबल है, जो HgCl2 है ना, ये सॉल्युबल की, बोले ये इधर आ जाता है, तो इसलिए एक्सेप्शन लिखा नहीं। फिर कैल्शियम सल्फेट, ये तो हो गया यहां तक, समझे। सल्फेट्स, मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ग्रुप 2 के, वो भी बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के। ऊपर वाले यानी डाउन द ग्रुप सॉलिडिटी कम हो रही है, बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, पर कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट कम सॉल्युबल है, बेरियम सल्फेट सबसे कम सॉल्युबल है। Ag2SO4, सिल्वर सल्फेट, मर्क्यूरस सल्फेट एंड लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है। पहले चार जो थे वो सॉल्युबिलिटी मेन थे, कुछ इनसॉल्युबल थे। अब अगले में देखो, कार्बोनेट्स, मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। अभी तक यहां था मोस्ट आर सॉल्युबल, अब यहां मोस्ट इनसॉल्युबल, पर सॉल्युबल कौन से, ये एक्चुअली ग्रुप इधर से ही आ जाएगा, सबका सब इनसॉल्युबल, लेकिन कौन से सॉल्युबल है, अमोनियम कार्बोनेट और लिथियम कार्बोनेट, जो हमने पहले ही बोल चुके कि लिथियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट, पोटेशियम के सॉल्ट और अमोनियम के सॉल्युबल होते हैं, तो ये एक्सेप्शन आ गया बस। देन फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल, अगेन कौन से सॉल्युबल है, ये वाले, वही रूल 1 से ही सोच लो। मोस्ट सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, सल्फाइड में H2 माइनस होता है ग्रुप, एक्सेप्ट वही ग्रुप 1 है एंड अमोनियम सल्फाइड। मोस्ट हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 है, मतलब वही NaOH, LiOH, KOH, और ये वाले सेकेंड। किसके किसके रूबिडियम के सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, एक्चुअली वो तो मतलब बहुत कम मिलते हैं, रूबिडियम का सॉल्ट सॉल्युबल होगा, और हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये हो गया। जैसे अब कोई पूछे ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, Hg2Cl2, ये तो एक्सेप्शन में आ गया, इनसॉल्युबल। Ki रूल 1, लेड नाइट्रेट रूल 2, नाइट्रेट है सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये एक्सेप्शन वाला है। तो इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बाकी दोनों जो सॉल्युबल है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये था NaBr रूल 1, सॉल्युबल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ गया, एक्सेप्शन में आ गए। मोस्ट हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दिस। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल, तो ये आपका वो आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स फाइंड widespread occurrence in nature. Hydrochloric acid present in the gastric juice is secreted by the lining of our stomach
in a significant amount of 1.2 से 1.5 liter per day and is essential for digestive process. Acetic acid is known to be the main constituent of vinegar. Lemon and orange juices contain citric and ascorbic acids, and tartaric acid is found in tamarind paste. इमली में, as most of the acids taste sour, the word acid has been derived from the Latin word acidus meaning sour. ये सब तो बचपन में पढ़ा हुई है ना. Acids are known to turn blue litmus paper into red and liberate dihydrogen on reacting with some metal. Active metals के संग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हम पढ़ते हैं, जो कि तो उससे मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उनसे वो H2 लिबरेट कर देते हैं एसिड्स. Similarly, bases are known to turn red litmus paper blue, taste bitter, and feel soapy. Common example of base is washing soda, used for washing purposes, Na2CO3 dot 10 water. When acids and bases are mixed in the right proportion, they react with each other to give salts. Some commonly known example of salt are sodium chloride. Sodium chloride is a salt of NaOH and HCl. Barium sulfate, barium hydroxide and sulfuric acid. Sodium nitrate, NaOH, HNO3. Sodium chloride, NaOH, HCl. Is an important component of our diet, is formed by the reaction between HCl and sodium hydroxide. It exists in solid state as a cluster of positive charged sodium ions and negative charged chloride ions. पर इसमें क्या एक एरे ऑफ आयंस होता है. अब तो सॉलिड स्टेट चैप्टर आपके उससे हटा लिया गया है सिलेबस से, वरना 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट हुआ करता था, तो उसमें हम NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ते थे कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है 12th क्लास में. अब तो सिलेबस में नहीं है, जेई एडवांस में है, लेकिन जेई मेन में और एनईटी में नहीं है. हम पढ़ेंगे. तो ये अभी Na प्लस और Cl माइनस एक एरे ऑफ आयंस होगा, एक वे में अरेंज होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो हेल्ड किया हुआ होगा. इसीलिए सॉलिड स्टेट में NaCl इज नॉट कंडक्टिंग बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड. लेकिन मोल्टन स्टेट में इट कैन कंडक्ट. मोल्टन स्टेट मतलब क्या हुआ कि पानी में डिजोल्व नहीं किया, मेल्ट कर दिया, लिक्विड बना दिया. सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस. अगर नमक को आपको मेल्ट करना है तो आपको 800 डिग्री सेल्सियस पे नमक लिक्विड बनेगा. पर जब लिक्विड बन जाएगा तो वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा. तब वो NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन बिना पानी के, पानी वाला सॉल्यूशन भी आयोनिक वो है, कंडक्टिंग है. उसमें क्यों? क्योंकि वो Na प्लस और Cl माइनस एक्वस बन गए. पर मोल्टन स्टेट क्या है? पानी नहीं है पर लिक्विड हो गया. लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर. वाटर इज लिक्विड बट एवरी लिक्विड इज नॉट वाटर, है ना. तो NaCl 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड हो जाएगा, वेपोराइज नहीं करता है, वो पहले मेल्ट ही करता है पर बहुत हाई टेम्परेचर. तो आप NaCl को 800 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो वहां एग्जिस्ट करेगा Na प्लस लिक्विड, Cl माइनस लिक्विड, एंड दे विल बी कंडक्टिंग. तो इनके मोल्टन सॉल्यूशन भी कंडक्टिंग होते हैं. पर इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए ऐसा जरूरी है कि उनके एक्वस सॉल्यूशन कंडक्टिंग हो. पानी में डाला, पानी क्या होता है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है. एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ, K(Q1) 1 by ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना. एक्चुअली इसमें एक टर्म और भी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. इसे एप्सिलॉन इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एयर के लिए वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम 1/4 से करते हैं. लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला अपना एक पढ़ोगे तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे के. तो मीडियम जिसमें रखते हो उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. एयर का वो 1 होता है, लेकिन पानी में वही चीज 80 होती है. अगर दो सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे पानी के अंदर रखे जाए और एयर में रखे जाए तो उनके बीच का फोर्स अलग अलग होगा.
एयर में रखे जाए वैक्यूम में, सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज, तो वो जिस फोर्स से आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे पानी में, वो फोर्स 1/80 टाइम्स हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कारण से क्या होगा, तो डायरेक्ट मीडियम हाई है तो पानी क्या होता है, पानी में फोर्सेस कम हो जाते हैं चार्जेस में, तो उनके टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अच्छा, पोलर मीडियम जो होता है ना, जिसमें पोलरिटी हो, पानी में पोलरिटी है, तो पोलर मीडियम हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड उनमें जो पोलर सब्सटेंस होते हैं आयन है, वो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व्ड, आयोनाइज। The electrostatic forces between two charges are inversely proportional to the dielectric constant of the medium, जो था मैंने भी वही इनवर्सली है ना, ये फोर्स है तो K1/K है। Water, a universal solvent, possess a very high dielectric constant of 80. Thus, when sodium chloride is dissolved in water, the electrostatic interactions are reduced by a factor of 80, and this facilitates the ions to move freely in the solution. Also, they are well separated due to hydration with water molecules. पहले तो सेपरेट हो गए और उसके बाद पानी ने इसको घेर के रख लिया, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है ना। ये फिर यहां पे Cl- के अराउंड, ऐसे, इसी चीज को बोलते हैं Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, ये चीज, ठीक है ना। Comparing the ionization of hydrochloric acid with that of acetic acid in water, we find that though both of them are polar covalent molecules, former is completely ionized into its constants while the later is only partially ionized। मतलब बोल रहे हैं कि HCl जो है वो भी पोलर है, एसिटिक एसिड भी पोलर है, पर HCl पानी में ऑलमोस्ट पूरा आयोनाइज जाता है, HCl हो, HI हो, HBr हो, HI तो सबसे ज्यादा, HBr उससे कम, HC उससे कम, पर तीनों ही कंसीडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट HF वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पर एसिटिक एसिड भी पोलर है, पर वो उतना नहीं आयोनाइज होता जितना HCl होता है, वो केवल 5% ही हो पाता है। The extent to which ionization occurs depend upon the strength of the bond and the extent of solvation of ions. The term dissociation and ionization have earlier been used with different meaning. Dissociation refers to a process of separation of ions in water already existing as such in the solid state of solute, as in sodium chloride. On the other hand, ionization corresponds to a process in which a neutral molecule splits into charged ions in the solution. बोल रहे हैं कि जो डिसोसिएशन क्या है कि आयन पहले से एग्जिस्ट कर, जैसे NaCl है, Na+Cl- है, पर वो बस पानी में आके अलग हो गए। और आयोनाइजेशन क्या है कि पहले से न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है, पानी में आने के बाद ही वो आयंस बने, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही चीज यूज कर सकते हैं। हियर वी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू and use the two terms interchangeably। जब नहीं करना था तो क्यों बोलना चाहिए। Arrhenius concepts of acid, एसिड बेसिस की तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, Arrhenius कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा लुईस एसिड बेस। तो Arrhenius concepts of acid and bases, according to Arrhenius theory, acids are substances। Arrhenius theory के अकॉर्डिंगली किसी सब्सटेंस का पानी में कैसा बिहेवियर है उसके हिसाब से वो एसिड बेस है। कि अगर एक्वस सॉल्यूट, पानी में अगर कोई सब्सटेंस
H+ रिलीज करे तो एसिड है, और पानी में कोई OH रिलीज करे तो वो बेस है। According to Arrhenius theory, acids are substances that dissociates or ionize in water to give hydrogen ions H+, and bases are substances that produce hydroxyl OH- ions. The ionized acid HX can be represented by the following equation. HX अगर कोई एसिड है तो H+ बनाएगा, X- बनाएगा, ऐसे पर इसको ऐसे ला सकते हैं HX+ वो, क्योंकि जो H+ है, H+ साइज में इतना छोटा होता है और इसके इलेक्ट्रॉन, इसके चार्ज डेंसिटी इतनी हाई होती है कि अकेला रहता ही नहीं है, तो प्रोटॉन हो गया, तो ये पानी में जुड़ के रहता है, तो ये क्या होगा, यहां आके जुड़ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, HX+ वाटर गिव्स H3O+ X-। एक ही चीज है, हम आगे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी बहुत बार लिख के काम करेंगे। अब बेयर प्रोटॉन जो बोल रहे हैं, a bare proton H+ is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution. Thus, it bonds to the oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramidal. ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया ना, एक लोन पेयर है तो ये अमोनिया की तरह हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। In this chapter, we will use H+ aqueous and H3O+ interchangeably to mean the same, that is a hydrated proton. Similarly, a base molecule like MOH ionizes in aqueous solution according to this equation. NaOH हुआ, KOH हुआ, तो OH- M+. The hydroxyl ion also exists in the hydrated form, क्योंकि OH- की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, तो OH- पानी में जुड़ के कैसे रहेगा, ये इधर से जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा H3O2-। हम जनरली OH लिखेंगे पर ऐसे रहता है। Arrhenius concept of acid and bases, however, suffers from the limitation of being applicable only to aqueous. भाई Arrhenius acid, Arrhenius base डिफाइन करने के लिए सब्सटेंस को पानी में डालना पड़ेगा, जो पानी में डिसॉल्व होके H+ दे वो एसिड, और जो OH जो बेस, Arrhenius के अकॉर्डिंगली। It does not account for the basicity of substance like ammonia. अमोनिया भी अकेला, अमोनिया गैसेस फॉर्म में भी बेस है, पर ये अमोनिया को उस तरह से नहीं परसीव करता। प्लीज डू नॉट पजेस हाइड्रोक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही नहीं, यानी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है वो तो फिर बेस हो ही नहीं सकता। तो अरेनियस की अपनी लिमिटेशन है, गलत नहीं है अरेनियस थ्योरी, जिसके लिए है वो सही है, पर एक लिमिटेड स्कोप है। अच्छा, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, hydronium and hydroxyl ions. Hydrogen ion by itself is a bare proton with very small size. बता भी सकते हो H+ की साइज क्या हो गई, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस की साइज हो गई 10⁻15 मीटर। एंड इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर साइज बहुत छोटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बहुत ज्यादा आई होगी। Bind itself with the water molecule at one of the two available lone pair on it giving H3O+. तो अब H3O+ तो बन गया वाटर जुड़ के, लेकिन इसकी भी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है, ये तो मिलता ही है, पर एक वाटर और जोड़ दो इसमें तो क्या होगा, ऐसे सोचो, ये एक वाटर था,
एक H प्लस आके जुड़ा, ये हो गया। पर यहां पे भी तो वाटर जुड़ा रहता है, हमने ये पढ़ा है कि वाटर के अराउंड भी तो वाटर जुड़ता है, तो वाटर के अराउंड इसमें एक लोन पेयर ही बचा हुआ है, तो यहां जो जुड़ा उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक H2 और जोड़ दो, H5O2 प्लस, ये वाला जोड़ो तो और यहां पे लोन पेयर पे H जोड़ दो तो ये सब मिलते हैं, यही ये बोल रहा है। दिस स्पीसीज हैज बीन डिटेक्टेड इन मेनी कंपाउंड्स, जैसे ये एग्जिस्ट, एक तो ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है HCO प्लस Cl माइनस HCl अगर है हमारे पास तो, इन द सॉलिड स्टेट सॉलिडिफाई करने पे, इन एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोजन फर्दर हाइड्रेटेड टू गिव H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन क्या देंगे, OH माइनस है, एक वाटर जुड़ा तो क्या हो जाएगा H3O2 माइनस, एक और वाटर जुड़ा तो एटसेट्रा, ठीक है ना, ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये H9O4 का स्ट्रक्चर बनाया है, जो मैंने ही बनाया था, यहाँ पे मैंने यही बनाया था स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस। HCl अरेनियस एसिड है, अरेनियस एसिड को प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं, प्रोटिक एसिड की और वाइड में, बट प्रोटिक एसिड आल्सो अरेनियस एसिड जो प्रोटॉन रिलीज करे पानी में, ठीक है। देन ब्रोस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस, another concept of acid base. The Bronsted Lowry acid and base क्या है, Danish chemist Johannes Bronsted and English chemist Thomas M. Lowry gave a more general definition of acid and base. According to Bronsted-Lowry theory, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion, चाहे पानी में चाहे ऐसे ही, जैसे अरेनियस बोलता था पानी में H प्लस दे, H प्लस दे बस, पानी में पानी के बिना चलेगा। एंड बेसिस आर सब्सटेंस कैपेबल, जैसे अरेनियस जो ब्रोंस्टेड-लॉरी डेफिनेशन है उसने एसिड का स्कोप बढ़ाया जरा सा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अरेनियस के क्लोज ही था, पर बेसिस का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। कैसे, बेसिस आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ accepting a hydrogen ion. So a substance which can accept a H plus is base. Cl minus can take H plus and form HCl. So Cl minus is a base. Substances which are proton acceptor are bases. Proton donors are acids. Proton acceptors are bases. यही नटशेल में ये चीज समझे। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ डिजोल्व, यहीं पे कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ डिजोल्यूशन अमोनिया इन वाटर, अमोनिया ने पानी से एक H प्लस लिया, देखो ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ conjugate
acid and base. Consider the example of dissolution of ammonia in water represented by the following equation. अमोनिया और वाटर है, अमोनिया ने अपने ये इस पे लोन पे एक H लिया, इससे अमोनियम बना, तो ये बेस है क्योंकि इसने एक H प्लस एक्सेप्ट किया, ये ब्रोंस्टेड बेस है, बट H प्लस एक्सेप्ट करके जो चीज बन गया वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। ये बेस, ये एसिड, जबकि वाटर, यहां क्या हुआ, वाटर हैज लॉस्ट अ प्रोटॉन, दूसरे को दिया, तो वाटर से एक H प्लस निकल गया, तो ये एसिड हुआ जिससे निकला, और निकल के जो बना वो कॉन्जुगेट बेस। तो यहां ये वाला भी एक ये एसिड, ये बेस। देखो HA और A माइनस, ये एसिड, ये बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। The basic solution is formed due to the presence of hydroxyl ion. In this reaction, water molecule acts as proton donor and ammonia molecule acts as proton acceptor and are thus called Lowry-Bronsted acid and base respectively. In the reverse reaction, H plus is transferred to ammonium to OH minus. In this case, ammonium acts as Bronsted acid while OH minus acted as a base. भाई जहां से ये देखो अमोनियम से अमोनिया हुआ, ऐसे सोचो तो ये एसिड, ये बेस। अमोनियम और अमोनिया में क्या सोचोगे, ये एक H लूज कर रहा है ना, तो ये एसिड, ये बेस, ये हम बोल भी रहे, ये चीज OH माइनस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस, वो एसिड, ठीक है ना। In the reverse reaction, H plus is transformed ammonium to hydrogen. In this case, when ammonium acts as a Bronsted acid, while OH minus acts as a Bronsted base. The acid-base pair that differs only by one proton is called a conjugate acid-base pair. Therefore, OH minus is called the conjugate base of an acid. अब जैसे वाटर और OH माइनस, इस पेयर में क्या एसिड क्या बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। OH माइनस और O2 माइनस, इसमें ये एसिड हो जाएगा और ये, जैसे अमोनियम, अमोनियम अमोनिया, ये एसिड, ये बेस। अमोनिया NH2 माइनस, इस पेयर में ये एसिड, ये बेस। NH2 माइनस, NH2 माइनस अगर बन जाए, ये एसिड, ये बेस, और NH2 माइनस में और N3 माइनस में ये एसिड, ये बेस, ठीक है। जो H प्लस ले भी सके और H प्लस दे भी सके, जैसे अमोनिया है, लेके ये बनाता है, देके ये बनाता है, ऐसे स्पीसीज को एम्फोप्रोटिक बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब डबल करेक्टर, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। यहां पे ये भी एम्फीप्रोटिक है, ये भी एम्फीप्रोटिक है, ये भी एम्फीप्रोटिक है, पर ये केवल ले सकता है और ये केवल दे सकता है H। जैसे H2CO3, कार्बोनिक एसिड और HCO3 माइनस,
conjugate acid, conjugate base. HCO3 minus carbonate, conjugate acid, conjugate base. But this HCO3 minus क्या हो गया? एम्फीप्रोटिक हो गया. H3PO4, H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ऐसा जरूरी नहीं कि जितने एच हो सबके सब एसिडिक एच हो ही. एसिडिक एच होने के लिए उस एच को सफिशिएंटली पोलर बॉन्ड होना पड़ता है. तो जो एच ओ से, एफ से, एन से या सीएल से जुड़ा हो वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है. फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड अगर होगा तो वो एसिडिक नेचर का नहीं हो पाएगा, उसमें उतनी पोलैरिटी नहीं. H3PO में तीनों एच ओ से जुड़े हुए, तो ये ट्राई बेसिक है. और जिस जो एसिड H प्लस देने का एसिडिक कैरेक्टर देगा उसको प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं. अभी तक मैं एसिड जो पढ़े प्रोटिक ही पढ़े. लुईस एसिड बेस जब कॉन्सेप्ट आएगा तब ए प्रोटिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो भी एसिड है. वो एच का अभी तक तो दोनों डेफिनेशन में क्या देखा? एसिड में ये तो जोर देखा कि प्रोटॉन तो निकलना ही चाहिए. ठीक है, एक बोला कि भाई वो पानी के अंदर निकलना चाहिए, एक बोला पानी हो ना हो चलेगा, पर दोनों में क्या बोला? प्रोटॉन डोनर. पर तीसरी डेफिनेशन वो लुईस एसिड बेस बोलेगी कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो एक अलग मतलब उसमें H प्लस निकले ना निकले तब भी एक एसिड की डेफिनेशन है. तो वो ए प्रोटिक एसिड हो जाते हैं. प्रोटॉन मतलब H प्लस. ये दोनों ही अर्हेनियस एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड दोनों ही प्रोटिक एसिड्स हैं. तो जैसे H3PO4 एक H निकला, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. H2PO4 HPO4 2 माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये एम्फीप्रोटिक भी हो गया इसलिए. HPO4 2 माइनस फॉस्फेट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये भी एम्फीप्रोटिक हो गया. लेकिन H3PO3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. H3PO3 का ये H एसिडिक नहीं होता है. PO3 3 माइनस नहीं बनेगा, तीनों H नहीं निकलेंगे. तो यहां पे क्या, ये डाई बेसिक होगा मैक्सिमम, इससे दो ही H निकल सकते हैं. तो इससे क्या क्या बनेगा? H3PO3 H2PO एक निकल गया तो H2PO3 माइनस, फिर H2PO3 माइनस और एक निकल गया HPO3 2 माइनस. पर HPO3 2 माइनस विल नॉट रिलीज H प्लस. तो HPO3 2 माइनस इज नॉट एम्फीप्रोटिक, क्योंकि वो H नहीं दे सकता. क्योंकि HPO3 2 माइनस का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी ये दोनों H निकल चुके हैं एंड ये एसिडिक नहीं है. जो P से जुड़ा हुआ H होता है वो एसिडिक नहीं होता है, वो एज ए H प्लस रिलीज नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो HPO3 2 माइनस केवल H ले सकता है, ये H दे नहीं सकता. समझ में? क्योंकि ये ऐसा होगा ना, दिस H इज नॉट रिलीजेबल कि P से जुड़ा हुआ है. एक H3PO2 होता है, वो तो मोनोबेसिक ही होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. केवल ये वाला H एसिडिक होता है, ये दोनों H एसिडिक नहीं है ना. तो ये चीज consider example ionization of hydrochloric acid in water. HCl act as an acid by donating proton to water. जैसे ये तो conjugate acid, ये इसका conjugate base, और ये इसने एक H एक्सेप्ट किया तो ये बेस, ये एसिड है ना. It can be seen in the above equation
that water acts as a base because it accepts the proton. The species H3O plus is produced when water accepts a proton from HCl. Therefore, Cl minus is a conjugate base of HCl, and HCl is the conjugate acid of base Cl minus. Similarly, water is a conjugate base of an acid H3O plus. H3O plus और वाटर एक एसिड बेस पेयर है, जहां पे H3O plus एसिड हुआ, वाटर बेस हुआ. H3O plus is conjugate acid of base water. It is interesting to observe the dual role of water as an acid and base. पानी दोनों की तरह एक्ट कर पा रहा है. In case of reaction with HCl, water acts as a base, while in case of ammonia, it acts as an acid by donating a proton. वाटर प्लस अमोनिया में अमोनियम बना, तो अमोनियम बना तो अमोनिया ने बेस का काम किया, पर वाटर ने एसिड का काम किया. जो दोनों काम कर सके, ले भी सके और दे भी सके, उन्हें एम्फीप्रोटिक बोलते हैं. एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक is a general term referring to a species that can act as an acid or base. The species need not be amphiprotic. However, for example, aluminium oxide, जो दो चीजें, एक है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जिसमें एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर है. एम्फोटेरिक अलग चीज है, और एम्फीप्रोटिक जो H प्लस ले भी सके, H प्लस. HCO3 माइनस एम्फीप्रोटिक है, H2PO4 2 माइनस एम्फीप्रोटिक है, HPO4 2 माइनस एम्फीप्रोटिक है, और H2PO3 माइनस एम्फीप्रोटिक है. पर HPO3 2 माइनस एम्फीप्रोटिक नहीं, वो H रिलीज होने वाला नहीं बचता है. तो ये चीज. अब चलो कुछ क्वेश्चंस करें पहले. ये बताओ, what will be the conjugate base for the following Bronsted acid? HF. conjugate base क्या होगा? F minus. H2SO4, HSO4 minus. HSO4 minus can act as एम्फीप्रोटिक, तो ये का रिलीज हो सकता है. और HCO3 माइनस का कार्बोनेट. ठीक है, ये बताओ, राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग. कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस जुड़ना चाहिए इनमें, तो इसका NH3, इसका NH4 प्लस, इसका मैच, ये हो गया. ये जो दोनों एसिड बेस की तरह काम कर, उन्हीं को एम्फीप्रोटिक. द स्पीसीज विच कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, दे आर एम्फीप्रोटिक. तो बताओ इनके दोनों के बताओ. वाटर, H प्लस जुड़ सकता है, तो इस केस में हो जाएगा ये बेस, ये एसिड, और H प्लस निकल गया, तो ये एसिड, ये बेस है ना. ये वाला हो गया, ये एसिड, ये बेस. इस वाले में हो गया ये बेस, ये एसिड. HCO3 माइनस H प्लस निकल गया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस, और H प्लस जुड़ गया, तो ये एसिड और ये बेस
है ना। HSO4 माइनस से एक तो H2SO4, तो ये बेस, ये एसिड, और एक सल्फेट। NH3 से NH2 माइनस, ये एसिड, ये बेस, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, और NH4 प्लस बन गया, तो ये बेस, ये एसिड। ठीक है, जैसे ये इन द फॉलोइंग इक्वेशंस लेबल ईच स्पीसीज एज एन एसिड और बेस, शो द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। क्या होगा, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, HF क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, और यहां ये कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड, इधर एसिड बेस, और ये बेस एसिड। रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ, मतलब जिस साइड पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, दे रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो रिएक्शन उस तरफ, दूसरी तरफ ज्यादा जाएगी जिस तरफ दोनों चीज वीकर बन रहे हैं। रिएक्शन का एक्सटेंट उस, अगर दोनों बिल्कुल ही एक जैसे तो इक्विलिब्रियम हो गया, पर अगर सिग्निफिकेंटली ऐसा है कि ये जो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, भाई यहां भी एक एसिड एक बेस है, उधर भी एक एसिड एक बेस है, तो अगर सिग्निफिकेंटली एक साइड के एसिड बेस स्ट्रॉन्गर है देन द अदर, तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स वीकर। लुईस एसिड एंड बेसिस, लुईस एसिड्स एंड बेसिस। एक हो गया अरहेनियस कॉन्सेप्ट, एक हो गया ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। बहुत बार ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड एसिड ही बोलते थे, लॉरी वर्ड कम यूज करते हैं। जीएन लुईस in 1923 defined an acid as a species which accepts electron pair and base is a species which donates electron pair. इन्होंने वो वाला बात ही अलग ही हो गया, मतलब यहाँ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन वाली बात ही नहीं हो रही। एक स्पीसीज जो लोन पेयर एटलीस्ट एक दे सके किसी को, वो बेस है, लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट कर सके एक लोन पेयर दूसरे से, वो एसिड है। As far as bases are concerned, there is not much difference between Bronsted-Lowry and Lewis concept, as the base provides a lone pair in both the cases. भाई वहां पे क्या था, बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सके, तो जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो प्रोटॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अल्टीमेटली जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अपना कोई लोन पेयर देके ही एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो जो ब्रॉन्स्टेड बेस और ये लुईस बेस की डेफिनेशन है, मतलब वो स्पीसीज में कोई खास फर्क नहीं है। यहां वहां पे क्या होगा, H प्लस है, जैसे अमोनिया में H प्लस आके जुड़ा, तो अमोनिया ने H प्लस क्यों जुड़ा, क्योंकि उसका एक लोन पेयर था, तभी तो जोड़ पाया H प्लस को। H प्लस नीड टू इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, तो उसे दूसरे से लोन पेयर मिला। तो कहीं ना कहीं बात वही है कि वहां यहां बोल रहे जो लोन पेयर डोनेट कर सके,
वो है कि H प्लस एक्सेप्ट करे तो लोन पे डोनेट किया ही होगा। तो मतलब स्पीसीज वही है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एसिड की डेफिनेशन बड़ी अलग है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके वो तो बेस है, जो ले सके वो एसिड है। तो जैसे यहाँ पे, यहाँ तो ठीक है, H प्लस ने अमोनिया से एक्सेप्ट किया तो H प्लस लुईस एसिड हो गया। पर अगर कभी मान लो कोई, जैसे एक ये है, ये वाली इक्वेशन BF3 अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, पर BF3 के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये sp2 क्या होगा, NS, इसने अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बना के इसको दे दिया, तो यहां पे दिस एक्टेड एज अ लुईस बेस दिया, इट एक्टेड एज, जबकि इसमें कहीं भी कोई एसिड वैसिड H प्लस और नहीं है, पर इसे लोन पे एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया। और जो प्रोडक्ट बन गया वो सॉल्ट बन गया। प्रोडक्ट इज कॉल्ड लुईस एसिड बेस एडक्ट, लुईस एसिड बेस एडक्ट। ये एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो गई, इट इज आल्सो एसिड बेस रिएक्शन। लुईस एसिड्स आर एप्रोटिक एसिड्स, प्रोटॉन रिलीज करना जो ही नहीं है, लोन पे रह सकते, इसमें तो कहीं प्रोटॉन, BF3 में तो कहीं प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये हुआ। अच्छा यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन शेप हो जाए, BF3sp2 था, ट्राइगोनल प्लेनर, अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल था, sp3, पर जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ, बोरॉन के अराउंड 4 बॉन्ड हो गए, तो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रोजन sp3 था लेकिन स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया, शेप पहले पिरामिडल था, और इसका तो हाइब्रिडेशन ही बदल गया, बी का तो हाइब्रिडेशन ही बदल गया। BCl3 अमोनिया भी ऐसा ही रिएक्शन है। तो देखो इस पहले तब पढ़ लेते हैं ये चीज। G.N. Lewis in 1923 defined an acid as a species which accepts electron pair and base which donates an electron pair. As far as bases are concerned, there is not much difference between Bronsted-Lowry and Lewis concepts, as the base provides a lone pair in both the cases. However, in Lewis concept, many acids do not have proton. A typical example is reaction of electron deficient species BF3 with ammonia. BF3 does not have a proton, but still acts as an acid and reacts with ammonia by accepting its lone pair of electrons. The reaction can be represented by this. Electron deficient species like AlCl3, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, CO3 प्लस में कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Mg2+ can act as Lewis acid, while species like water, ammonia, OH- जिनका लोन पेयर है, they can donate a pair of electrons, can act as Lewis base. SbCl5 plus Cl minus gives SbCl6, तो ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड, ये चीज। Consider again the neutralization of ammonia by HCl in aqueous solution. जैसे अमोनिया H+, ये देखो अमोनिया H+, तो अमोनिया ने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड एक्सेप्ट किया। ये देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन 2-, तो ऑक्सीजन 2- ने इसको अपना एक लोन पेयर दे दिया, सल्फेट बना दिया, तो ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस। Cl- प्लस H+ HCl, Cl- ने अपना लोन पेयर इसको दिया, तो ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस भी कहते हैं, Cl- में H+ जुड़ा प्रोटॉन एक्सेप्टर, पर ये लुईस बेस भी हो गया। तो ये चीज समझ में, ये वाला बता ही चुके हैं BF3 और अमोनिया वाला।
ये देखो, ये रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, the formation of complex ions can also be looked at as Lewis acid base reaction. बताया हम जैसे पहले बताया कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स ज्यादातर हम ये पढ़ेंगे जब क्वेश्चन कंपाउंड पढ़ेंगे, पर इसमें क्या होता है, एक मेटल एटम आयन होता है, यूजुअली डी ब्लॉक का होता है, बट नॉट नेसेसरी। मेनली चाहिए कि आपका जो आयन है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द अदर स्पीसीज। जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन स्पीसीज बोलते हैं लिगेंड्स, LIGAND, लिगेंड्स। बट डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अमूमन एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती ही है, तो दे आर द बेस्ट सूटेड फॉर दिस। बट यहाँ तो एल्यूमिनियम 3+ है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास पैदा होता है एस और पी होता, मतलब एस और पी ब्लॉक का है, बट डी उसके पास होता है खाली, 3D खाली होता है, और यहां तो 3P भी खाली हो गया, तो ये भी एक्ट कर सकता है, ये ले सकता है लोन पेयर अपने डी में। तो Al3+ है, वाटर है, वाटर विल गिव इट्स लोन पेयर एक्ट एज अ लुईस बेस। तो Al3+ के पास क्या सिचुएशन है, Al3+ हो गया, इसके पास ये हो गया 1s2 2s2 2p6, तो ये 3s2 3p1 का तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 3D खाली है, तो 3s खाली है इसका, 3p खाली है, और 3D भी खाली है, तो इसके 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं, तो sp3d2, इसलिए उसको sp3d2 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। और वो ऑक्टाहेड्रली 6 का क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, तो उसके अराउंड ये 6 ऑर्बिटल जो बनेंगे ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएंगे, और वाटर अपना एक एक लोन पेयर इनको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे क्या हुआ, लोन पेयर किसने दिया, वाटर ने, दैट एक्टेड है, और दिस एक्टेड लुईस एसिड, और ये सॉल्ट हो गया एक तरह से, समझे, क्लियर हुआ बात, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। ऐसे ही बहुत, जैसे अभी वो बनाया था, अब हमने वो कलर वाला रिएक्शन किया था, CO H2O6 2+, जो पिंक कलर का था, याद है ना, +2+ था, 3+ था, एक मिनट, CO H2O6 2+ ही था, 2+ था, फिर 4Cl- था, तो बन जाता था CO2- प्लस 6 वाटर, ऐसा ब्लू कलर का। तो यहाँ पे ये COH2O6 क्या हुआ, CO2+ हुआ, कोबाल्ट का होता है 27, तो कोबाल्ट का 24s2 3d7, तो S निकल जाएगा, D7 रह जाएगा। अब D7 इसमें कुछ चीजें और भी होती है, D7 कैसे अरेंज करेगा वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, पर ये मतलब ये कि CO के अराउंड 6 ऑर्बिटल्स को ये हाइब्रिडाइज करके, अब कौन सी 6 होंगी उस पूरी डिटेल में भी नहीं जाते हैं, ऐसे हो जाएगा sp3d2 ऑक्टेट, और सब जगह जो ये वाटर है अपना एक एक लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बन गया। तो यहाँ पे दिस इज CO2+ एक्टिंग एज लुईस एसिड, वाटर एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करते हैं, चलो ये करो। अच्छा एक ये भी देख लो पहले, इससे बाद
ये दो एग्जांपल देख के फिर ये देखते हैं। ये एक तो H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके वाटर बना, तो OH ने लोन पे तो लुईस बेस, ये लुईस एसिड। चाहे तो इसे कॉन्जुग ये भी बोल सकते हैं एसिड बेस पेयर की तरह। H3BO3 और OH में H3BO3 में तीन तीन H ऐसे हैं, पर फिर भी ये प्रोटिक एसिड, ये एसिड प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। H3BO3 इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, एसिड है पर इसका एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये OH माइनस एक्सेप्ट करेगा एंड विल मेक BOH4 माइनस, तो इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मोनो बेसिक एसिड है, लेकिन ये प्रोटिक नहीं है। इट्स एसिडिक कैरेक्टर इज नॉट बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ प्रोटॉन। ये लुईस बेस BF3F माइनस, ये लुईस बेस, ये लुईस एसिड, BF4 माइनस बन गया। ये बताओ, ये क्वेश्चन 7.15, हाँ देखो देखो देखो, ये वाला भी बैक बॉन्डिंग जो भेजा था उसमें एक बताई थी, BF4 माइनस, कोई पूछे BF3 और BF4 माइनस में किसकी बॉन्ड लेंथ BF की ज्यादा है कम है, तो देखो एक मैं बताया था, तुमने वो देखा होगा लेक्चर, तो BF3 में ये sp2 हाइब्रिड आ जाता है, ऐसा बन जाता है। इसमें sp2, मान लो sp2 में s px py कंबाइन हुए, तो ये xy प्लेन में हो गया है ना, और pz रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड खाली। पर फ्लोरीन का तीन तीन लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर pz में ही हो जाएगा यहाँ, तो ये क्या करेगा, इसको बैकबोन बना देगा। ये वाला भी बना देगा, मतलब एक ही बनेगा नहीं, तीनों को चांस बराबर मिलेगा, एक से तीनों नहीं बनाएंगे पर एक एक बार सबको मिलेगा, तो सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो ये बॉन्ड एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं है इसमें सासा, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का इसने तरीका ढूंढा कि भाई कुछ नहीं मिल रहा तो क्या करे, बैक बॉन्डिंग से ही भाई तुम थोड़ा सा दे दो मेरा 8 हो जाएगा। लेकिन स्टिल वो पाई बॉन्ड से मिला है, सिग्मा बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मिले वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो BF3 अगर बगल में F माइनस आया तब ये बोलेगा, तो कोई बोले भाई तुम्हारा तो अपनी हो गया बैक बॉन्डिंग से काम, नहीं बैक बॉन्डिंग तो पाई बॉन्ड है, इतना अच्छा नहीं है। F माइनस सीधा दे रहा है लोन पेयर, तो बहुत खुशी की बात है। तो F माइनस विल एक्ट एज अ लुईस बेस, ये लुईस एसिड, और ये बना देगा इसकी हाइब्रिडेशन बदल गई, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया। अब ये लेकिन सिंगल बॉन्ड ही है, क्योंकि अब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ए और इसकी बॉन्ड लेंथ बी है BF3 में, तो छोटा बॉन्ड कौन सा है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक था, तो यानी बी की लेंथ कम है देन BF bond length in BF3 is smaller than in BF4, BF in BF4 minus. Bond length of BF in BF4 minus is greater than bond length of BF in reason back bonding in this. समझे बात?
जैसे अब ये वाले क्वेश्चन को पहले ये कर लो। $7.15 कुछ दिखाना है? नहीं लिखा। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? BF3 में कितना होगा? 1 तो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड 3 जगह घूम रहा है, एक पाई बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF इन BF3, ठीक है। अब ये करो, ये वाला क्वेश्चन पहले कर लो बुक। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज सच। OH माइनस क्या होगा? लुईस बेस। अपना O पे कितना? O पे दो दो O का OH माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? S 3 लोन पेयर हो गए बेसिकली, तो इट विल एक्ट एज अ लुईस बेस। F माइनस 4 लोन पेयर हो गए, लुईस बेस। H प्लस कमी है, लुईस एसिड। BCl3 लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पढ़ भी लो एक बार। हाइड्रोक्सिल आयन इज अ लुईस बेस एज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। फ्लोराइड आयन एक्ट एज अ लुईस बेस एज इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स। 4 है इस पे। OH माइनस में O पे 3 थे। अब प्रोटॉन इज अ लुईस एसिड एज कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेसेस लाइक हाइड्रोक्सिल आयन एंड फ्लोराइड। अच्छा, किसी एटम पे अगर एक लोन पेयर है पर उस एटम पे फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, तो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज उसे होल्ड करके रखेगा। जैसे H3O प्लस है, H3O प्लस में इस O पे प्लस चार्ज होता है पर एक लोन पेयर होता है, बट दिस लोन पेयर विल नॉट एक्ट एज अ डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि O पे प्लस होने के कारण दिस लोन पेयर इज हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। अमोनियम है, अमोनियम आयन ऐसा है, क्या ये लुईस एसिड है? ये जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज लुईस एसिड हो, क्योंकि अमोनियम आयन में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड नाइट्रोजन कांट एक्सपांड, तो इसको लेने की इजाजत ही नहीं है। तो ये लुईस एसिड, तो लुईस एसिड नहीं हो सकता, और लोन पेयर इसके पास है नहीं देने के लिए, तो लुईस बेस भी नहीं हो सकता। इट इज नीदर लुईस एसिड और लुईस बेस। ये हो गया। BCl3 act as a Lewis acid as it can accept a lone pair electrons from species like ammonia या amine molecules। amine भी RNH2 N का लोन पेयर। जनरली अमोनिया या जो ऑर्गेनिक अमाइंस होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर ही क्या है? अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर खान वो इतराते हैं कि हम वो दे देंगे तो बेसिक कैरेक्टर है हमारा। अब वही जितना एबिलिटी बढ़ेगी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कम होगी बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ऑर्गेनिक पर्पस में इस बात को हम लोग और ज्यादा एड्रेस करेंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस
आइडेंटिफाई द लुईस एसिड लुईस बेस। यहां पे लुईस, ये लुईस बेस, ये सॉल्ट बन गया। यहां तो S3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S3BO3 भाई जनरली कोई चीज में ऐसा दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है ये कैसा एसिड है, कितने एच दे सकता है, 3 दे सकता है। उसे नहीं, ये प्रोटिक एसिड ही नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये देने के बजाय इसकी मोर टेंडेंसी बाई ऑक्टेट कंप्लीट करो भाई, तो ये वाटर से रिएक्ट करके उसका लोन पेयर लेके OH ले लेगा और H अलग कर देगा। तो यहां पे दिस एक्टेड एज लुईस एसिड, इसने अपना लोन पेयर दिया लुईस बेस, ये चीज, तो ये लुईस बेस हो गया। ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी हो गया, सोचो तो बेस और ये एसिड, और ये लुईस एसिड, तो ये उससे जो बनेगा वो आपका कॉरस्पॉन्डिंग बेस बन जाएगा। तो ये इस तरीके से, तो यहां पे इसने H प्लस रिलीज जरूर किया, इसके कारण H प्लस रिलीज हुआ, पर इसने अपना H नहीं रिलीज किया, इसने वाटर का H रिलीज करा दिया। तो एसिड का काम तो किया ही इसने कि दूसरे का H रिलीज करा दिया, दूसरे से OH एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लुईस एसिड की तरह काम किया, पर खुद H प्लस नहीं दिया। तो दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड बट लुईस एसिड, इट इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर from water and finally OH minus. जैसे ये BF3 CH3OH, तो इसने O ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो यहां पे लुईस एसिड, ये लुईस बेस, ये एडक्ट सॉल्ट बन गया। O2 माइनस और CO2 कार्बोनेट बना, लुईस बेस लुईस एसिड। तो ये आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया। यही चीज है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है हाइड्रेशन बदला, किसका बदल गया, क्या क्या चीज चेंज हुई, तो वहां फिर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएगा। जैसे इस वाले रिएक्शन में इसका BsP2 है, पर यहाँ पे इसका BsP3 है, स्ट्रक्चर भी इसके अराउंड बदल गया, वो प्लेनर था, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अमोनिया के केस में वाइब्रेशन नहीं बदला पर शेप बदल गई, यहाँ पिरामिडल था, इधर टेट्राहेड्रल हो गया, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये चीज ठीक है। आज हम लोग यहाँ जैसा रिव्यू छोड़ते हैं, ये वाला चीज फिर नेक्स्ट ही में करेंगे, एसिड और ये इसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल टाइप की चीज ज्यादा शुरू हो जाएंगी। कुछ में है क्या बचा हुआ है देखते हैं। एक ये जैसे ये ऑर्डर देखो, एसिड का HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO4, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इज स्ट्रॉन्गर देन HI, स्ट्रॉन्गर देन HBr, स्ट्रॉन्गर देन HCl, स्ट्रॉन्गर देन HNO3, स्ट्रॉन्गर देन H3O+। ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑल आर स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल उसमें भी ऑर्डर।
इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। ये सब H3O+ से स्ट्रॉन्गर एसिड है। वीक एसिड्स में HF, HNO2, HClO, HCN, ये वीक एसिड्स है। और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब वीक एसिड्स होते हैं। एक्चुअली इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंडिकेटर एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में अपना कलर चेंज करता है। तो इंडिकेटर्स मतलब ये नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे जो इंडिकेटर्स है, फिनोप्थिलीन है। फिनोप्थिलीन खुद एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इट बिहेव्स लाइक अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो फिनोप्थिलीन का कैसे, फिनोप्थिलीन को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, एक HPH, फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन H पे ये उसका H पार्ट और ये बचा हुआ पार्ट, तो ये इस तरीके से आयोनाइज होगा। तो फिनोप्थिलीन के केस में क्या होता है, जो इसका कॉन्जुगेट बेस होता है उसका पिंक कलर होता है और ये कलरलेस होता है। तो अब पिंक हमेशा कुछ ना कुछ तो पीएच ये वाला स्पीसीज रहेगा, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन आई को कलर देखने के लिए उस पर्टिकुलर कलर स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा होना पड़ेगा, तब एक नॉर्मल ह्यूमन आई डिस्टिंक्टली उस कलर को देख पाएगी। जैसे जैसे बेसिक करेक्टर, मान लो बेसिक सॉल्यूशन, ये इंडिकेटर है जो कि आप किसी टाइट्रेशन में यूज कर रहे हो। तो अगर टाइट्रेशन का पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ने का मतलब OH- बढ़ रहा है, OH- बढ़ रहा है, तो ये H+ से क्या होगा, रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ये स्पीसीज जितना ज्यादा बने, पिंक कलर की स्पीसीज ज्यादा बन रही है। तो ये इंडिकेटर एक नॉर्मल ह्यूमन आई को जो कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए पिंक ये वाली स्पीसीज कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, वो नेक्स्ट क्लास में मैं के और पढ़ाऊंगा तो फिर वो निकालने का तरीके से है। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन में जिसमें टाइट्रेशन कर रहे हैं, अगर पीएच रेंज 8.3, मतलब जैसे मान लो कि आपका लास्ट, जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप चीज ऐड करो, सपोज आप बेस ऐड कर रहे हो, पीएच धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सॉल्यूशन का। आपको क्या चाहिए कि जैसे मेरा एंड पॉइंट पहुंचे, एंड पॉइंट एक होता है इक्विवेलेंट पॉइंट, कि मतलब जिस समय जो चीज फ्लास्क में है और जो चीज मैं ब्यूरेट से ऐड कर रहा हूं वो दोनों बराबर हो जाए, मतलब स्टोइकोमेट्रिकली कि जितना ये था उतना एक रिएक्शन पूरी हो गई, तो मुझे वो कहलाता है इक्विवेलेंट पॉइंट। एक्सपेरिमेंट में वो चीज जो पॉइंट है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। थियोरेटिकली वो जितना क्लोज हो इक्विवेलेंट पॉइंट के उतना अच्छा है, वही रिजल्ट सही होगा। तो हम उसे एक्सपेरिमेंटली कैसे देखेंगे, हमारे लिए क्या चीज है कि यार करते करते पीएच बढ़ रहा है सॉल्यूशन का, तो जस्ट एंड पॉइंट पहुंचने से पहले एक पीएच है जिसपे इस इंडिकेटर का एक कलर हो, कलरलेस हो या कोई कलर C1 हो,
पर जैसे ही एंड पॉइंट पहुंचे या उससे अगला ड्रॉप ऐड हो, पीएच ड्रेस्टिकली एक बदले सॉल्यूशन का और इसका कलर भी बदल जाए। तो ये जो फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन क्या काम करता है, फिनोप्थलीन कैसे इंडिकेटर, कौन से टाइट्रेशंस में काम करेगा कि आप ऐड करते जा रहे हो, पीएच एंड पॉइंट से पहले 8.3 या उससे पहले कम है, पर जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, जैसे ही आपने एंड पॉइंट पहुंचा या एक अगला ड्रॉप ऐड किया, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। आयोनिक पढ़े तो बहुत सी बातें समझ में आएंगी। तो पीएच कंसिडरेबली शूट अप कर गया एंड पॉइंट के जस्ट अगले ड्रॉप के बाद, मान लो पहुंच गया 10.5। तो जैसे पीएच 10.5 पहुंचा, ये रिएक्शन काफी आगे चली गई, यानी डिस्टिंक्टली पिंक कलर नजर आ गया। तो आपको क्या पता चल गया, इस इंडिकेटर का कलर पहले कलरलेस था 8.3 से कम पहले, पर जैसे ही लास्ट ड्रॉप ऐड की तो इसका हमने वो पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि इसका उस पर्टिकुलर पीएच पे ये इतना बन जाएगा पीएच माइनस कि कलर पिंक नजर आ जाए। तो हम यहां पर कैसे देखेंगे कि जैसे ही पीएच माइनस ये कलर पिंक हुआ, यानी एंड पॉइंट हैज बीन रीच्ड। तो इसलिए इसका वर्किंग रेंज कौन सा होता है, बेसिक, क्योंकि बेसिक रेंज में इसकी जो कलर स्पीसीज है वो सिग्निफिकेंटली उस अमाउंट में पहुंचेगी जिसमें इसका कलरलेस से पिंक हो जाए। ये आप अदर वे राउंड भी हो सकता है कि पहले आप सॉल्यूशन में पीएच 10.3 से ज्यादा है और आप एसिड ऐड कर रहे हो, तो पहले टेम्परेचर पर आपका फिर ऐसा होना चाहिए, रेंज ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही एंड पॉइंट से पहले 10.3 से ज्यादा हो और एंड पॉइंट पहुंचते ही 8.3 से कम हो जाए, तो क्या होगा, पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा। पर फिर भी एक बात बुरा आता है कि अगर एक कलरलेस से कलर आ रहा है, तो बेटर होता है कलरलेस से कलर की तरफ जाना, तो आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा आसान होगा। कलरलेस से कलर देखना मुश्किल काम है, मतलब उसमें एरर ज्यादा आता है। कब पहले कलर है एंड यू आर लुकिंग फॉर कलरलेस, तो मतलब आई में परसेप्शन कलर का रह जाता है। तो कलर से कलरलेस की तरफ जाओ, कलरलेस से कलर जाओगे तो योर रीडिंग वुड बी मोर राइट। अगर चॉइस आपके पास एग्जिस्ट करती है, C1 से C2 तो इशू नहीं है, दो कलर है, पर कलरलेस और कलर है, तो अगर चॉइस एग्जिस्ट करती है तो एक्सपेरिमेंट शुड बी डन इन अ मैनर कलर एंड पॉइंट पे कलरलेस से कलर है, तो आपका परसेप्शन आप ज्यादा बेटर परसीव करोगे। एंड पॉइंट वाला इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट एक्सपेरिमेंटली काफी क्लोज आ पाएगा। पर अगर आप कलर देख रहे हो और उससे कलरलेस ढूंढ रहे हो कि कलर गायब हो जाए, तो वो रीडिंग में एरर ज्यादा आएगा, क्योंकि आईज में जो आप कलर देख रहे हो वो मतलब वो एक तरह से वो रह जाता है। तो जब कलरलेस हो गया तब भी थोड़ी सी देर के लिए परसेप्शन पिंक का रह जाता है, तो एरर ज्यादा आता है। तो बेटर होता है कलरलेस से कलर की तरफ जाना एंड पॉइंट रेदर देन। थ्योरेटिकली बात एक ही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली चेकिंग करना कलरलेस से कलर आसान होता है देन कलर से कलरलेस। बाकी इंडिकेटर जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी चीजें और। तो दो मेनली पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का, दो चीज का पड़ता है। हाँ, अच्छा, मतलब क्या होता है, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वीक एसिड वीक बेस, तो पहले वीक एसिड वीक बेस का एक केबी करके एक चीज पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वीक एसिड वीक बेस का भी एक केबी होता है, वो भी है वीक एसिड, वो इंडिकेटर्स भी वीक एसिड वीक बेस ही होते हैं। तो उनके केबी की वैल्यू और कलर्ड स्पीसीज जनरली, अगर दो मान लो एक ऐसा कुछ है, ये एक इंडिकेटर है, मान लो इसका कलर C2 है, इसका कलर C1 है। तो अगर मुझे ये वाला कलर दिखना है तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए किसी कलर को डिस्टिंक्टली देखने के लिए उस कलर स्पीसीज का कंसंट्रेशन दूसरे वाले स्पीसीज के रेस्पेक्ट में 10 टाइम्स या ज्यादा होना चाहिए। यानी इसका कंसंट्रेशन बाई HIN का कंसंट्रेशन जब 10 टाइम्स या ज्यादा हो जाएगा तो आप आराम से C2 देख पाओगे, और जब ये 10 ये दिस बाय दिस लेस देन 0.1 हो जाएगा तो C1 देख पाओगे। तो इसका Ka वैल्यू और ये वाला फैक्ट यूज करके हम इसकी रेंज निकाल पाते हैं
कि ये इंडिकेटर किस रेंज में काम करेगा। तो इसीलिए अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। तो ये इंडिकेटर की एक और रेंज निकाल, मान लो इसकी रेंज आई सपोज 2 से 4, कि 2 से पहले पीएच एक कलर है, पीएच 4 के बाद एक कलर है। तो ये इंडिकेटर उसी सिचुएशन के लिए सूटेबल है जिसमें पीएच एंड पॉइंट पे इसको जंप कर रहा हो, या तो 4 से ज्यादा से 2 से कम सीधा आ जाए, या 2 से कम हो 4 से ज्यादा पहुंच जाए, मतलब दिस जंप शुड टेक प्लेस। अब वो जंप आपकी 8 से 11 हो तो काम का नहीं है, क्योंकि 8 पे तो एक ही कलर है, 4 से ज्यादा पे मान लो C2 दिख रहा है, तो 8 पे भी C2 दिख रहा है, 11 पे भी C2 दिख रहा है, मुझको क्या पता चला। हाँ, डीपनेस शायद बढ़ जाएगी, पर डीपनेस तो इतना फर्क नहीं डाल, हम कैसे चेक करेंगे, हमें तो कलर चेंज चाहिए। तो अगर इसकी रेंज, वर्किंग रेंज 2 से 4 है, तो हम ये उसी टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है जो टाइट्रेशन में एंड पॉइंट पे पीएच इस रेंज को क्रॉस करे, आइदर इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक है ना। तो फिनोप्थेलिन की रेंज आती है, उसके के की वैल्यू कंसंट्रेशन लेके 8.3 से 10.3, मतलब 8.3 से कम हो तो कलरलेस दिखता है, 10.3 ज्यादा होते ही पिंक दिखता है। मिथाइल ऑरेंज के लिए वो रेंज आती है 3.4 से लेके 4.4, दोनों ही एसिडिक रेंज में, लेकिन इनके बीच में एक जगह येलो दिखता है, एक जगह रेडिश ऑरेंज दिखता है। तो चीज मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस होता है इंडिकेटर। तो ये हम लोग नेक्स्ट 2 क्लासेस में इंडिकेटर वाला चीज पढ़ लेंगे, ठीक है।